जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आज हमने सीखना है इस क्वेश्चन के जरिए, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो ये कि अगर आपको सिर्फ एक ही टाइम का बजट बनाना है, मतलब एक साल का, एक क्वार्टर का, एक महीने का, सिर्फ पहले हमने जितने भी सवाल डिस्कस किए हैं ना, वो मल्टीपल मंथ के बनाए हैं। अगर सिर्फ एक महीने का बनाना हो, सिर्फ एक क्वार्टर का, या सिर्फ एक महीने का, या सिर्फ एक साल का, तो उसके लिए अकाउंट्स बनाना ज्यादा बेस्ट होता है एज कंपेयर टू कि हर महीने को हल करके वो फिर आपका सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको सिखाऊं, आप लोग सिर्फ ये देखें कि अगर सपोज दैट एक क्वार्टर का, जैसे सवाल के अंदर क्वार्टर का, मैं उस हिसाब से बता देता हूं। क्वार्टरली अगर सपोज दैट वो हमें कहता है कि आपके पास ना 40 डेज बाद पेमेंट आती है, या पेमेंट करते हो या पेमेंट लेते हो, ये आपका टाइम पीरियड है 40 डेज। अब अगर आपके पास सपोज दैट यहां पर 4000 है, यहां पर 3000 है, यहां पर 8000 है, ये आपको हर महीने का गिवन है। सपोज दैट ये है मार्च का, ये है अप्रैल का, ये है मई का, और आगे हम जून भी लिख लेते हैं। जून का सपोज दैट 12000 लिख लेते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि कोई भी डेटर है ना, वो कितने दिनों बाद पैसे देता है। हमने इस क्वार्टर का बनाना है जनाब बजट। ये समझो कि ये साल का डाटा है, या ये 6 महीने का डाटा है, या ये 3 महीने का डाटा है, और हमने बनाना है सिर्फ एक क्वार्टर का, मंथली बेसिस पे नहीं बनाना। हम चाहते हैं कि 3 महीनों का इकट्ठा जून के अंदर कितना पैसा आया। ओके, हम एक डेटर का लेजर बना लेंगे। वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी मैंने सिखाया हुआ है, दोनों फॉर्म में। आपने डेटर्स का लेजर बनाना है, अगर आप इस फॉर्म में बना लोगे तो गलत नहीं होगा। हम लिखेंगे ब्रॉड ऑन। ये जो मार्च में हमें सेल की होगी, क्या आपको इसके पैसे मार्च में मिल गए होंगे सारे? नहीं। आपने क्या कि कोई 40 दिन की उधार क्या की होगी, 40 दिन की उधार की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च के महीने में जितनी भी सेल्स हुई है, ये हमें पैसे नहीं मिले। हम इसको कह सकते हैं अप्रैल का ब्रॉड ऑन। अप्रैल का ब्रॉड ऑन कह सकते हैं इसको, क्योंकि अप्रैल में ये मार्च की सेल के पैसे अप्रैल की फर्स्ट डेट को हमें रिसीवेबल थे। अप्रैल की फर्स्ट डेट के क्या थे? रिसीवेबल थे। तो ब्रॉड ऑन हमारा कितना हो गया? 4000। ओके की बात। ये जो जून के पैसे हैं, क्या जून में मिल गए? तो ये हमारा क्या हो गया? कैरी डाउन। उसके बाद हम यहां पर क्या लिखते होते हैं? सेल्स। और यहां पर क्या आता है? ये बात तो सबको पता है। अगर नहीं भी पता तो ब्रॉड ऑन, कैरी डाउन, हमारी सेल्स की वजह से डेटर बढ़ जाते हैं, और कैश से हमारे डेटर, जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होता है। अब आप यहां पर जो सेल आती है ना, ये हमेशा आती है फॉर द ईयर। क्या आती है? तो इसमें क्या आएगी? फॉर द क्वार्टर। कौन सी आएगी? अप्रैल की सेल, मई की सेल और जून की सेल्स। कौन सी सेल्स आएंगी? अप्रैल की, मई की और जून की। इसका मतलब है 3 + 8 11 और 12 23। क्लोज करेंगे तो हमारे पास यहां पर जो आएगा, ये क्वार्टर का कैश रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर डेटर आ जाएगा। करना क्या है कि जब कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, मंथली बेसिस पे होगा, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हमें हर महीने का डाटा चाहिए। और अगर वो इस तरह से हमें डाटा दे दे कि हमें सालाना या क्वार्टर का इस तरह से फाइंड करना हो, तो आप लेजर बना लिया करो। या आपको पता है डायरेक्ट अगर करना है तो उस महीने की यानी टोटल सेल्स प्लस ब्रॉड ऑन माइनस कैरी डाउन। इस सवाल की अगर मैं बात करूं, इसी सवाल की, सपोज दैट, दोबारा इसको एक दफा एक नजर देखते हैं। मेरे पास मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है।
ये आपके पास है जनाब 3000, 4500, 6000, 7500। ये मैंने सेल्स बता दी। ओके होगी बात। मैं चाहता हूं कि मुझे इस पूरे क्वार्टर में कितने पैसे मिले, ये बात सीखनी है, फिर उसके बाद हम सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस सवाल के अंदर सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। बाकी तो अंग्रेजी की खूबसूरती थी, बाकी इसके अलावा सवाल के अंदर नहीं था कुछ, कॉन्सेप्ट यही था। तो ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट हो गया। हर सवाल के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, ठीक है, कि हमने किस तरह से डेटे से कैसे कैश रिसीट फ्रॉम डेटर और पेमेंट टू सप्लायर सीखना है। और एक हमने सीखा हुआ है कि अगर एक चीज के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग गिवन, अंदर ही गिवन इकट्ठे गिवन, तो उसको कैसे डील करना है। अब इसमें हमने कैसे सीखना है कि आपके पास, याद रखें, वो कहता है 8 डेज है, एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड वो आपका 7 डेज है। मैं एग्जांपल के तौर पर 8 डेज का, वो सवाल फिर करते हैं ना 7 डेज के साथ करेंगे। अब आप मुझे बताएं, हर महीने की सेल जो आप करोगे ना, उसमें 8 दिन के रिसीवेबल होंगे। हर महीने की सेल्स में ये जो मार्च की सेल्स हैं, ये सारे पैसे मिल गए, ये इसमें से 8 दिन के पैसे अभी नहीं मिले होंगे। जो आखिरी 8 दिन की सेल है ना, उसके पैसे तो वो अप्रैल के शुरू में रिसीवेबल होंगे, ऐसा है। तो इसका मतलब है 3000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 8, कितना आ गया, 800। ये मेरा ब्रॉड आ गया। सेल्स मेरे क्वार्टर की चाहिए मुझे, फॉर द ईयर। सेल मुझे याद रखें, जो एसओएफपी का एलिमेंट होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एसपीएल का एलिमेंट होता है वो फॉर द ईयर ही होता है। एसपीएल का एलिमेंट हमेशा, तो इसमें हमें फॉर द क्वार्टर चाहिए। तो 4500 जमा 6000 जमा 7500, कितना, 18000। मुझे बता सकते हैं कोई कैरी डाउन कितना है? 7500 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये मेरा कैरी डाउन आ जाएगा, कितना, 2000। डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 2000। क्लोज करेंगे, हमारे पास यहां पर जो चीज आएगी, ये क्वार्टर का कैश रिसीव्ड आ जाएगा, ये क्वार्टर का कैश। तो याद रखें, अगर पूरे साल का बजट बनाना है एक लाइन में, या अगर आपने पूरे क्वार्टर का इकट्ठा बनाना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है, ब्रॉड ऑन फाइंड कर ले, कैरी डाउन फाइंड कर ले। टोटल कैश गिवन है तो सेल फाइंड हो जाएगा, सेल गिवन है तो कैश फाइंड हो जाएगा। तो आपने इस तरह से ये सवाल करना था, ये सवाल बहुत जल्दी हो जाता था, ठीक है। अब हम ये सवाल करते हैं, अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में अब ये सवाल आपका जो सेल वाला पोर्शन है, जो आपने शायद सबसे ज्यादा टाइम उस पर लगाया होगा, अब 1 से 2 मिनट का खेल रह गया, ठीक है। फिर भी पढ़ते हैं सवाल को, और इस सवाल को देखते हैं। और ये शायद लोग रमजान मुबारक की वजह से या किसी भी वजह से, ये जो छुट्टियों की आदत है ना, इसको कम से कम करें, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक ही यही है हमारा। तो अगर इसमें से कैजुअल अगर आप हो जाओगे, अपनी तबीयत में कैजुअलिटी लेकर आओगे, तो मुश्किल हो जाएगा फिर इसको आगे लेकर चलना। चले जी, आज ये सवाल पढ़ते हैं। QJ डील्स इन इमिटेटेड ऑर्नामेंट, ये एम लग रहा है, ऑर्नामेंट्स एंड ऑपरेट्स इट्स बिजनेस ऑनलाइन थ्रू अ वेब पोर्टल। ऑर्डर्स आर रिसीव्ड थ्रू द वेबसाइट एंड डिस्पैच थ्रू अ कोरियर। कहते हैं ऑनलाइन हमें ऑर्डर मिलता है और हम उसको कोरियर के जरिए भेज देते हैं। और ये एक रिसेंट नेचर का सवाल है, जैसे आजकल यही हो रहा है। द मोड ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल टू कस्टमर्स आर एज फॉलो। और इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस अब ज्यादा है। वो कहता है जी, कैश ऑन डिलीवरी विच इज कलेक्टेड बाय कोरियर 60%। मतलब जितनी आपकी सेल्स होती है ना, 60% कोरियर आपका कैश रिसीव करता है, वो जो COD जिसे कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी बेसिस। एडवांस पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड 40%। लो जी, अगर 100 रुपए की सेल होती है ना, 60 रुपया कोरियर वाला रिसीव करता है, वो आपको भेजता है, और 40 रुपया वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं। कैश कलेक्टेड बाय कोरियर इज सेटल्ड बाय एवरी 7 डेज।
जिस दिन कोरियर को पैसे मिलते हैं ना, वो उसी दिन आपको नहीं भेजता। इसका मतलब है कितने दिनों बाद भेजता है? 7 दिन के बाद। अब अगर आज कोरियर ने सेल की, क्या आपको पैसे मिल गए? क्या आपकी सेल होगी? आपकी सेल हो गई जिस दिन वो पैकेट डिलीवर हो गया, आपके जो गुड्स है वो डिलीवर होगी कस्टमर को, सेल कंफर्म होगी। ठीक होगी बात? सेल्स होगी, पैसे नहीं मिले। कितने दिन बाद मिलने हैं? हर 7 दिन बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन बाद, 7 दिन तक आपका रिसीवेबल रहेगा। सेल हो गई, पैसे नहीं मिले 7 दिन तक, तो हर महीने 7 दिन के पैसे आपको लेट मिलते हैं। मतलब आज जो सेल होगी उसके 7 दिन बाद पैसे मिलेंगे। 2 तारीख को जो सेल होगी 7 दिन बाद पैसे। तो मतलब हर महीने में आपके रिसीवेबल कितने हुए? 7 दिन के। डन। आगे चलते हैं। द कोरियर कंपनी, ये सबसे अच्छा पॉइंट था। द कोरियर कंपनी चार्जेस आर ₹300 पर ऑर्डर। जितने ऑर्डर देते हैं ना, हर ऑर्डर के बदले वो कितने पैसे लेता है? 300 रुपए, विच आर डिडक्टेड ऑन द मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन द सब्सिक्वेंट मंथ। जितने उसने अगले महीने पैसे आपको भेजने हैं ना, उसकी पहली पेमेंट में से ना वो अपने 300 रुपए काट लेता है पर ऑर्डर के हिसाब से। अगर सपोज दैट इस साल, इस महीने उसने जितने भी ऑर्डर जारी किए, उसके पैसे कब काटेगा? अगले महीने की सेल्स में से, फर्स्ट सेल में से। उसके बाद आगे वो कहता है पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड आर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन 7 days। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात देखिएगा जरा। अब आपके पास जो बैंक ने आपको पैसे देने, वो कितने बाद देगा? 7 दिन के बाद। मतलब वो एडवांस पेमेंट कर देता है, वो आपको एडवांस पेमेंट कर देता है। यानी जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है एडवांस पेमेंट होती है 40%, लेकिन बैंक आपको कितने दिन बाद देता है? 7 दिन बाद। मतलब आपके अकाउंट में बैंक 7 दिन बाद क्रेडिट करता है। 7 दिन तक ये पैसा बैंक के पास रहता है। इसका मतलब बैंक से आपका रिसीवेबल हो गया। जिस दिन बैंक को पेमेंट रिसीव हुई उस दिन आपको वो पैसे मिल जाने चाहिए थे, लेकिन आपको नहीं मिले, लेकिन पैसे तो आपके ही है ना, तो 7 दिन का रिसीवेबल बैंक के पास भी हो गया। आगे चलते हैं। हाई वैल्यू आइटम्स विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स आर डिस्पैच्ड आफ्टर 15 days ऑफ द रिसीट्स ऑफ द पेमेंट। कहता है ये जो आपके पास थ्रू कार्ड है ना, इसका 25%, जो कि अगर हम परसेंटेज में बताएं तो कितना बनता है? 10%। यानी 40% का 25%, 10% टोटल सेल्स का। कहता है जी 10% है ना, जिस दिन हमें पेमेंट रिसीव होती है ना, उसके 15 दिन बाद हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं। कहता है ना थ्रू क्रेडिट कार्ड आर डिस्पैच्ड आफ्टर 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ पेमेंट। ऑल अदर डिस्पैच आर मेड इमीडिएटली एंड द डिलीवर ऑन द सेम डे। वो कहता है कि जो बाकी है ना वो उसी दिन ही हम डिस्पैच कर देते हैं। ठीक होगी बात? अभी हम सिर्फ इस डाटा को हल करते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीजें पढ़ते हैं कि वो परचेज का केस हम बाद में देखते हैं। अभी हम सेल का केस डिस्कस करते हैं। अब यहां पर अगर देखें तो सीपीएस क्या गिवन है? 30%। सीपीएस का तो कॉन्सेप्ट सबको है ना आज, तो इसके ऊपर सीपीएस लगाएंगे। सीपीएस का ताल्लुक होगा भी उसमें परचेज के साथ, तो बाद में देखते हैं। इसका ताल्लुक बस हमारी सेल के साथ है और सेल्स ऑर्डर के साथ है। शाह जी, मैं आपके आने से पहले एक छोटी सी बात बता रहा था कि जब भी आपने रिक्वायरमेंट देखें जरा, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है आपने कैश बजट बनाना है एक पूरे क्वार्टर का। मंथली बजट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि सिर्फ हमने एक कॉलम में सारा काम करना है, उसके लिए हम हर महीने का अलग अलग लेजर बनाने की बजाय ना वहां बहुत टाइम लग जाएगा और उसके ऊपर काम करना भी मुश्किल है। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जब वो नंबर ऑफ डेज में हमें डेटर बताएगा ना, तो तभी यही तरीका कार करना। इसमें बताए नंबर ऑफ डेज में कि जनाब इतने दिन के डेटर है, 10 दिन के हैं, 15 दिन के हैं, 3 दिन के हैं, 4 दिन के हैं। ठीक है, तो तब भी अगर वो कहता है ना कि इसके पैसे 1 महीने बाद मिलने हैं, 2 महीने बाद मिलने हैं, वो चीज एक और बन जाती है। अब यहां पर आपने करना क्या है, हमारा महीना कौन कौन से हैं? अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर।
जो सितंबर में सेल्स हुई है 4600, इसमें 60% कोरियर ने की, 40% बैंक ने की। जो बैंक ने की उसमें से 10% के पैसे एडवांस आते हैं। कितने पैसे, किसके पैसे आते हैं? 10%। और बाकी के पैसे हमें कितने दिन बाद मिलते हैं? वो भी 7 डेज बाद मिलते हैं, क्योंकि बैंक भी हमें कितने दिन बाद पैसे देता है? वो कहता है पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड आर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन 7 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन हमारी सेल हुई उस दिन के 7 दिन बाद हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हमारे रिसीवेबल कितने हुए? 7 डेज के। लेकिन जो 25% आपको, इस पर दोबारा गौर करना, 25% जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं, आप डिस्पैच कब करते हो? 15 दिन बाद ऑन द पेमेंट। मतलब पेमेंट पहले ले रहे हो और चीज बाद में भेज रहे हो, तो ये तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर ना हो गया। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना? 10%। 40% का 25%, 40% का 25%। इसका मतलब 90 दिन के जो डेटर्स हैं वो 7 डेज के हो गए। 90%, 90% आपके 60% कोरियर वाले, 30% क्रेडिट कार्ड वाले, वो है 7 दिन के डेटर्स। और जो आपका हाई वैल्यू आइटम 10% है, उनसे आप एडवांस पैसे लेते। वो मैं बाद में सिखाता हूं आपको, पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जनाब, आपके पास ये जो सितंबर की सेल्स है 4600, इधर मैं कर देता हूं, इसका जो 90% है, क्योंकि 10% नहीं, 10% के पैसे एडवांस मिलते हैं, उसका 7/30 हमें रिसीवेबल होगा अक्टूबर की फर्स्ट डेट को। नहीं पता चला? सितंबर के 30 दिनों के 7 दिन के पैसे अभी हमें नहीं मिले होंगे, और वो अक्टूबर की पहली डेट को क्या होंगे? ब्रॉड ऑन रिसीवेबल्स होंगे। और उसके बाद ये तो दिसंबर के 7 दिन के पैसे हैं, क्या ये भी मिल गए होंगे दिसंबर के एंड पे? ये मिलने हैं जनवरी के शुरू में, जनवरी के महीने में। तो इसका मतलब है 5800 मल्टीप्लाइड बाय 90%। 90% मतलब हो गया 30% हो गया कार्ड वाले, और दोनों के साथ दिन है अगर आप गौर फरमाएं, और मल्टीप्लाइड बाय 7/30। हम अज्यूम करते हैं कि सारे दिन हमारे 360 डेज, 30 डेज का महीना है, ये अजम्पशन कर रहे, वरना वो होता है ना कि जनवरी का 31 और इस तरह का भी मसला आ सकता है। ठीक होगी बात? तो हमारा ब्रॉड ऑन आ गया, कैरिड ऑन आ गया। अब उसके बाद हमने ये सेल्स हैं, सेल्स कौन कौन सी लेनी है? अक्टूबर की, नवंबर की, और सेल्स हमने वही लेनी है जो इस महीने जिसका हम काम कर रहे हैं। खत्म हो गया इस बात। और अगर आपने मंथली बेसिस भी बनाना हो ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कैश रिसीट फ्रॉम डेटर फाइंड करना, ऐसे करना कि एक स्टेटमेंट बना लेना, सेल्स प्लस ब्रॉड ऑन हर महीने का माइनस कैरिड ऑन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैश फ्रॉम डेटर्स। हर महीने का आगे ये फिल कर देना, हर महीने का आपके पास कैश फ्रॉम डेटर आ जाएगा। ये कब सिचुएशन में करना है? देखो ना, हर सिचुएशन, जब वो कहता है ना 20% सेल्स इस दिन मिल जानी है, 40%, वो तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं। ये आप लोग इस तरह से कर सकते हो, वो भी कर सकते हो इस तरह से, लेकिन उसमें ना मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 30, 40, 20, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। या फिर आप डेटर का लेजर बनाएंगे, ब्रॉड ऑन, सेल्स, कैरिड ऑन, और यहां पर हमारा क्या आता है? हाँ जी, मुझे ब्रॉड ऑन बता दोगे? 4600,000 मल्टीप्लाई बाय 90% मल्टीप्लाई बाय 7/30 कितना? 966,000। कैरिड ऑन भी बता दें, 5800,000 मल्टीप्लाई बाय 90% मल्टीप्लाई बाय 7/30 कितना? 121 0000 1218000। बहुत ज्यादा नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है। सेल्स इनको प्लस कर लो, 5000 प्लस 4200 प्लस 5800, 15 मिलियन। इनको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास कैश फ्रॉम डेटर आ जाएगा।
जी जनाब। हाँ जी, सब पर 90% नहीं अप्लाई किया? नहीं, इस पर भी 90%, इस पर भी 90%, क्योंकि आपने 10% की तो वर्किंग ही अलग करनी है। 13.1305 जी। कह रहा है कि हाई वैल्यू जो है वो 15 डेज आफ्टर द रिसीव्ड ऑफ द पे। वो करते हैं, उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। हाई वैल्यू आइटम पर तो मैंने किया नहीं अभी, मैं इसका सिर्फ 90% किया सारा। हाई वैल्यू 10% है, उस पर आते हैं अभी। कर सकते हैं, ये दोनों पेमेंट रिसीव हो रही है, ये दोनों 7 डेज का पीरियड है दोनों। हाँ, अगर ये डेज डिफरेंट तो फिर दोनों का डिफरेंट करते, फिर कोरियर का अलग कर लेते और क्रेडिट कार्ड वाला अलग कर, जैसे हम उसका अलग करने लगे हैं। ये जो हाई वैल्यू के क्रेडिट कार्ड है ना, तो उसमें से ना हाई वैल्यू में हमने 10% निकाल के किया सारा सवाल, हमने 90% का सवाल किया अभी। हाई वैल्यू है 10%, हाई वैल्यू क्या है, हमने क्या किया 40 का 25% ले लिया था, तो 10% बन के उसको अलग कर लेते हैं। हाँ जी, ये कितना आ गया कैश फ्रॉम डेटर? 13,248 डन। ये देखें ना, मैं आपको मल्टीपल तरीके पहले शुरू से सिखाता हूं, तो इसमें भी एक और तरीका भी बताता हूं। पहले एक तरीका सीख लें, पहले ये डन हो गया। अब आए जरा ये मुझे बताएं, हाई वैल्यू आइटम विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ द सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स आर डिस्पैच्ड आफ्टर 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ पेमेंट। जिस दिन बैंक को पैसे रिसीव हुए, क्या बैंक ने उसी दिन आपको पैसे भेज दिए या 7 दिन के बाद भेजे? हमें कब पैसे मिले? 7 दिन बाद। हमने 7 दिन के बाद कितने दिन बाद भेजे? जिस दिन पैसे रिसीव हुए उसके 15 दिन बाद। तो जिस दिन हमें पैसे मिले उसके 8 दिन बाद बन गया। इसका मतलब है एडवांस फ्रॉम कस्टमर 8 दिन है, 15 दिन नहीं है, 8 दिन है। देखिए हमें मिले पैसे कब? 7 दिन बाद। हमें जिस दिन मिले हमने तो वही कैश डेबिट तब हुआ ना, और उसके 8 दिन बाद हमने टोटल 15 दिन बाद, लेकिन जिस दिन हमारा अकाउंट क्रेडिट हुआ उसके 8 दिन बाद। तो इसका मतलब है हमें एडवांस हुए 8 दिन के। तो हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर कैसे बनाते हैं, यहां पर मैं बना देता हूं, और ये मैं फिर दोबारा कंबाइन आपको भी सिखाता हूं कि कंबाइन कैसे बनाते हैं। डेटर का लेजर बनाएं, इसका ब्रॉड ऑन लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा और कैरिड ऑन इस साइड पर आएगा, बाकी सेम सेल और कैश। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमारी लायबिलिटी बन जाएगी ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। तो हम उसको अगर आपको याद हो, मैंने ये पीआरसी लेवल पर ये बात बताता होता हूं कि ब्रॉड ऑन के दो, यानी डेटर के 2 ब्रॉड ऑन हो सकते हैं, एक वो जो नॉर्मल हमारा है और एक ये जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर अब हमारा कितना है? 10% मल्टीप्लाइड बाय 8/12। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। एक मिनट मुझे बताओ, ये जो सितंबर में सेल की होगी इसके पैसे हमें 8 दिन पहले मिल गए हैं, तो सितंबर की सेल्स के पैसे हमें कब मिले होंगे? पहले मिले होंगे, अगस्त में मिले होंगे। हमने किस सेल के पहले पैसे ले लिए? अक्टूबर के पैसे कब लिए होंगे? सितंबर में। इसका मतलब है अक्टूबर के शुरू में हमारी एक लायबिलिटी थी, जो सितंबर में 8 दिनों के पैसे आपने ले लिए थे, वो सितंबर में, तो अक्टूबर में शुरू में क्या हो जाएगी हमारी? तो ये अक्टूबर की जो सेल्स है 5 मिलियन, इसका 10% और इसका 8/30, ये हमारा होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर इन सितंबर। और सितंबर के एंड पे जो डाटा होगा वो अक्टूबर का ब्रॉड होगा। मुझे कैडन बताए कौन सी सेल्स का होगा, जनवरी की सेल का या दिसंबर की सेल्स का? जनवरी के पैसे हमने दिसंबर में ले लिए, जनवरी के पैसे हमने दिसंबर में ले लिए एडवांस, तो हमारी लायबिलिटी बनी 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय
8/30। अच्छा, कुछ लोग ना कुछ और सोच रहे हैं, तो वो उनके लिए भी बता देता हूं। आप ऐसा भी कर सकते हो, 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 25%, ऐसा भी कर सकते हैं। और तो मैंने 40 और 25% का 10% वैल्यू कर दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो, क्योंकि वो कहता है ना क्रेडिट कस्टमर की कितनी है क्रेडिट वाली 40%, वो 40% मल्टीप्लाई कर दे, फिर उसका 25% ले ले, वो भी 10% ही बनेगा, 40 और 25 का, ठीक होगी बात। और इनकी जो सेल्स है वो 5, वो फॉर द ईयर ही लेते हैं। जो सेल्स में मैंने कहा एसपीएल का एलिमेंट कौन सा लेते होते हैं, फॉर द ईयर, उसका 10% ले लें। लॉज ना ब्रॉड ऑन फाइंड किया आपने, कितना 133,333 और कैरी डाउन 160,000, और सेल्स आ जाएंगी 15 लाख का 10% 1500,000, उसी के 10% लेना है ना। और हमारे पास कैश कितना आ गया, इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा 152667। लो जनाब, ये दोनों हमारे कैश फ्रॉम कस्टमर हैं। नहीं 15 मिलियन का 10% लिखा है मैंने, 15 मिलियन का 10% लिया, वो 15 लाख आता है। इन दोनों को प्लस किया तो कैश फ्रॉम कस्टमर आएगा। अब मैं आपको इससे भी शॉर्टकट तरीका बताऊं, वो आपको समझ भी लग गया होगा। एक ही लेजर बन सकता था, दोनों के ब्रॉड ऑन और कैड ऑन लिख देते, एक इधर और सेल्स पूरी लिख देते, तो इन दोनों को जो प्लस करके आंसर आ रहा है ना, वही हमारा आंसर आ जाता। अगर हम इसका कंबाइन लेजर बनाए ना, डेटर्स का कंबाइन लेजर अगर बनाए, दो ब्रॉड ऑन लिख देते, एक ब्रॉड ऑन 966 और एक ब्रॉड ऑन 133,333। इसका कैरी डाउन 1,60,000 और इसका कैरी डाउन 1,218,000। यहां पर अब सेल्स 10% 90% नहीं लिखते, पूरी 15 मिलियन लिख देते। ये बेसिकली 15 मिलियन है। ओके होगी बात। ये 15 लाख है, ये 15 मिलियन है, तो फिर ये भी इधर एक जीरो और आएगी। तो आप इसका कैश देखिए, उन दोनों को जो प्लस करके कैश आएगा वही कैश आएगा, जो इन दोनों को प्लस करके कैश आएगा उनका कैश बराबर आएगा। हाँ जी, ये बात अब समझ लगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इस तरह का बिजनेस आम हुआ है और इस तरह का सवाल आने के बड़े चांसेस होते हैं। तो चाहे आप दोनों को अलग अलग फाइंड कर लें या एक ही डेटर का लेजर बना लें, आपका कैश फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा। चलिए, आपने फॉर्मेट, तो मैं फॉर्मेट बता दूं आपको, फिर उसके बाद बाकी चीजें भी करते जाते हैं। हमारे पास नाम आ जाएगा क्यूजे, फिर कैश बजट है, फॉर द क्वार्टर एंडेड है, December 2000 जो भी है, रुपीज एंड 1000 लिख लो या एज इट इज रुपीज लिख लो। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 55,000, और हम इसमें प्लस कर देंगे रिसीट फ्रॉम कस्टमर, वर्किंग नंबर 1। दोनों को अलग अलग करके, दोनों को प्लस करके, ये आपकी अपनी मर्जी है। कितना आ गया पैसा, वो जीरो वाला मसला हल कर दिया था ना, जैसे मर्जी बना दो। 1477 4667 यही आ रहा है। ओके जी, अब इसमें से एक तो हमने पेमेंट करनी है कोरियर को, ऐसा है ना।
एक कोरियर को पेमेंट करनी है और एक पेमेंट हमने करनी है सप्लायर को। बस ये दो ही पेमेंट थोड़ी सी और टेक्निकल है, बाकी तो काम बहुत आसान है। तो हम माइनस कर देंगे जनाब पेमेंट टू कोरियर कंपनी, वर्किंग नंबर 2 देख लेते हैं, फिर पेमेंट टू सप्लायर, और बाकी फिर ये वर्किंग नंबर 3 आ जाएगा। और बाकी जो है वो तो सीधे सीधे एक्सपेंसेस गिवन है। तो पहले कोरियर वाली वर्किंग करते हैं। आए जरा कोरियर के पे चलते हैं। ये भी यहां पर ही समझाऊंगा तो बेहतर होगा, ताकि ज्यादा इजी समझ लग जाएगी। अब ना आपको वही वाली फीलिंग आएगी जैसे फाइनल अकाउंट का सवाल शुरू शुरू में नहीं करते थे आप लोग, कुछ नहीं समझ आती थी तो 5-6 सवाल करने के बाद कुछ हाथ सीधा हुआ था। तो बिल्कुल ऐसा ही है। बस एक बात का ख्याल रखना है, आपने ना छलांग लगा देनी है, बाद में देखा जाएगा कि क्या सवाल हल होता है या नहीं, डूबना है या तैरना है। ठीक है ना, छलांग लगाए बगैर ना इसके ऊपर कभी ग्रिप नहीं आ सकती, क्योंकि इसका हर सवाल एक डिफरेंट नेचर का होता है। और आप भी हर सवाल का एक अपने तरीके से कुछ ना कुछ देखिए, पेपर में हल करने का तरीका तो क्या होगा, इन दोनों ट्रांजैक्शन को छोड़ के पहले पूरा सवाल हल कर देंगे। रिसीट फ्रॉम कस्टमर और पेमेंट टू सप्लायर छोड़ के बाकी सवाल हल कर देंगे। हाँ, कभी कभी आएगा ये आसान करके बाकी मुश्किल दे देगा, वो सवाल पढ़ के पता चल जाएगा। ठीक है, जो सवाल आपसे हल हो रहा है ना वो करेंगे, और उसके बाद आखिरी स्टेप वो होगा कि जो मुश्किल चीज है ना, क्योंकि बजटिंग का सवाल नॉर्मली लोग एड पे करते हैं, तो जब कोई मुश्किल चीज है बस लगे रहेंगे, जितना हो गया हो गया। चले जी, नंबर ऑफ ऑर्डर। कोरियर भाई साहब जितने ही ऑर्डर फुलफिल करता है उसके पैसे कैसे काटता है, एक दो पढ़ लें। ये देखें, द कोरियर कंपनी चार्ज ₹300 पर ऑर्डर which are deducted on a monthly basis from the first payment due in the subsequent month. Due in the subsequent due payment की बाद जितने हमने देने होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 400 ऑर्डर हैं सितंबर वाले, इसके उसने 22 दिनों के पैसे तो ले लिए होंगे, क्योंकि उसने पूरा जब महीना खत्म हुआ उसके अगले महीने उसने जाकर पैसे ले लिए। सितंबर वाले पैसे वो कब लेगा? अक्टूबर में। ऐसा है, सितंबर वाले पैसे वो अक्टूबर में ले लेगा, और अक्टूबर वाले पैसे नवंबर में, नवंबर वाले पैसे दिसंबर में, और दिसंबर वाले पैसे आगे चले जाएंगे जनवरी के अंदर। इसका मतलब है हमारे महीनों में कौन कौन से वो पैसे कवर करेगा? सितंबर वाले सारे ऑर्डर के, अक्टूबर वाले के, नवंबर वाले के, क्योंकि दिसंबर वाला जो ऑर्डर है वो तो आगे जा रहा है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है, वो जो ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर जब वो लिख रहा है ना ऊपर देखें, वो कहता है कि विच ऑर्डर विच डिडक्टेड एट अ मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन द सब्सिक्वेंट मंथ। ये जो लास्ट 15 दिन के ये जो 10 पर हाई वैल्यू आइटम विच रिप्रेजेंट 20, ये तो 10% हो गया, आर डिस्पैच्ड आफ्टर 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द पेमेंट। 15 दिन बाद पेमेंट रिसीव होने के बाद वो ऑर्डर डिस्पैच होता है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो 470 वाले ऑर्डर हैं, क्या ये सारे उसी महीने फुलफिल हो गए हैं? ऑर्डर तो आ गए हैं, ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं ना, तो क्या वो उसी महीने फुल कोरियर वाला देकर आया है? कोरियर वाले को तो सामान ही बाद में मिलेगा। कितने दिन बाद मिलेगा? 8 दिन बाद या 15 दिन बाद? 8 दिन बाद या 15 दिन बाद? चलो, जब भी मिलेगा, जब ऑर्डर मिलेगा तभी वो अपनी पेमेंट काटेगा ना। जब ऑर्डर मिलेगा तभी वो अपनी पेमेंट डिडक्ट करेगा। अगर हम बात करें, इसको पहले प्लस करो 400,
प्लस 450 प्लस 470, ये कितना बन गया? मुझे 470 में से वो ऑर्डर बताएं जो कि नवंबर में फुलफिल ही नहीं हुए। नंबर ऑफ ऑर्डर बता दें जल्दी से। 470 में वो नंबर ऑफ ऑर्डर बताएं जो कि फुलफिल नहीं हो सके। वो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर बनते हैं? बड़ा ध्यान से बताएं। कितना? 23.5, ऑलमोस्ट 24 कर ले। शाह जी, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हैं जो नवंबर में फुलफिल ही नहीं हुए? हाँ, आपके कितना आ रहे हैं? 23.5। चला देखें, और जरा सिंपल सी बात है, 470 में से 10% हाई वैल्यू आइटम है 47, ये तो हमने 15 दिन बाद देने हैं। इसका मतलब है जो शुरू वाले 15 दिन के ऑर्डर होंगे ना, वो महीने के आखिरी 15 दिनों में ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे। जो महीने के आखिरी 15 दिन के ऑर्डर होंगे वो तो डिलीवरी 20 दिन बाद होंगे, 15 दिन बाद। देखो ना, जिस दिन हमें ऑर्डर मिलता है हम उसके 15 दिन के बाद ऑर्डर डिलीवर करके आते हैं। ऑर्डर आपको मिले 470, डन। इसमें से 90% तो हो गए नॉर्मल ऑर्डर। वो जैसे ऑर्डर मिले आपने कोरियर को कहा कि जाओ दे आओ। 10% है जिस दिन ऑर्डर मिला आपने कोरियर को 15 दिन के बाद कहा। अब इसका मतलब है ये 470 में 47 वो वाले ऑर्डर हैं जो कि हाई वैल्यू आइटम्स हैं। यहां तक ओके है। अगर ऑर्डर आया पहली तारीख को, आपने कोरियर के पास कितने दिन कब भेजा होगा? 15 दिन बाद, 16 तारीख को ऑर्डर आ जाया, आपने 15 दिन बाद कोरियर को देना है सामान के देकर आओ। अब जो 16 तारीख को ऑर्डर आया, ऑर्डर आ गया नवंबर के अंदर, आपने कोरियर को वो सामान कब दिया? दिसंबर के अंदर। इसका मतलब है जो आखिरी 15 दिन है, 16 तारीख, 17 तारीख, 18, 19, 20, ये आखिरी 15 दिन के जो ऑर्डर हैं वो आपको ऑर्डर नवंबर में मिले हैं। लेकिन चले किस में गए? आपने कोरियर को कब सामान दिया? तो कोरियर तो दिसंबर के हिसाब से, कोरियर क्या करता है, जब डिलीवर करके आता है ना उसके अगले महीने पेमेंट काट लेता है। वो ये पैसे डिलीवर करके आया होगा दिसंबर में या नवंबर के अंदर? दिसंबर में, क्योंकि नवंबर में ऑर्डर मिला है। दिसंबर में 15 दिन के ऑर्डर नवंबर में कवर हो गए और 15 दिन के दिसंबर में चले गए। और दिसंबर की पेमेंट हमने कब करनी है, या वो डिडक्ट कब करेगा? 1 महीना बाद। तो वो बनते हैं, इसका हाफ करें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 23.5, तो राउंड ऑफ करें तो 24 ऑर्डर हमारे इस 3 महीनों में नहीं हुए। तो बाकी इतना बच गया 1320 माइनस 2400, 1212। और एक ऑर्डर की कीमत कितनी है? 300। तो हमारे इन 3 महीनों में, अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये हर हम जो एंड पे करते हैं ना कैलकुलेशन, वो शुरू में भी करते होते हैं ऐसी, शुरू वाली क्यों नहीं कर रहे? वो शुरू वाली अगर अगस्त की कोई डाटा होता ना तो वो भी करते। अगस्त का डाटा ही नहीं था। अगस्त के भी 15 दिन के ऑर्डर कहां फेल होने थे? सितंबर में आकर उसकी पेमेंट होनी थी, तो वो था ही नहीं, तो इसलिए हमने शुरू वाला छोड़ दिया। तो 1296 ऑर्डर बने, 1296, और 300 रुपया एक ऑर्डर का। कितना? 3888। दोबारा एक दफा सुन ले, हमारे जो सितंबर के ऑर्डर है इसकी पेमेंट कब हुई? सितंबर की पेमेंट अक्टूबर में। तो हमने तो पेमेंट देखनी है ना, तो ये अक्टूबर में आ गई, और अक्टूबर की पेमेंट नवंबर में, नवंबर की पेमेंट दिसंबर में, दिसंबर की सारी पेमेंट जनवरी में गई, तो दिसंबर के सारे ऑर्डर हमने छोड़ दिए। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि क्या कोई नवंबर का ऐसा ऑर्डर है जो दिसंबर में फुलफिल होगा? 15 दिन के ऑर्डर है। नवंबर के जो हाई वैल्यू आइटम के ऑर्डर है ना 47, उसके आधे ऑर्डर कब होंगे? दिसंबर के अंदर। तो उसकी पेमेंट पे जाकर होगी जनवरी के अंदर, क्योंकि पेमेंट 1 महीना लेट है। लो जनाब, अब आ जाए सप्लायर के ऊपर। वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें भी एक ट्रिकी बात है।
High value items are purchased on receipt of the order. Stock level of other goods is maintained 25% of the projected sales of the next month. High value items का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, वो जो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है वो उसकी परचेज है। ये बात ओके है। स्टॉक लेवल ऑफ द अदर गुड्स इज मेंटेन 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। या तो आप वो मंथली बेसिस वाला बनाया होगा वो बना ले, या सिंपल आप कॉस्ट ऑफ सेल क्या फाइंड कर सकते हो स्टॉक के लेजर से। स्टॉक के लेजर से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो जाएगी, क्रेडिटर के लेजर से वहां से परचेज भी फाइंड हो जाएगी। अब आ जाए 40% ऑफ आर परचेज आर पेड इन द सेम मंथ वेयर एज द बैलेंस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। हाँ, ये चीजें 40% 60% आ गई। मैं आपको चाहूं तो दोनों तरीकों से सिखा देता हूं, लेजर के तरीके से भी और वो जो मंथली बेसिस पर आप करते हो ना उससे भी, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि 40-60% है ना, तो वो मंथली बेसिस वाला बना लेंगे तो वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। आगे वो कहता है परचेज मेड ड्यूरिंग द सितंबर 15 3.6 मिलियन। उसने 3.6 मिलियन की परचेज हमें बता दी, परचेज बताई है। इसका मतलब है इसकी जो पेमेंट होगी वो कैसे होगी। 40% ऑल परचेज आर पेड इन द सेम मंथ। इसका मतलब है सितंबर की 40% पेमेंट हो जाएगी सितंबर के अंदर और 60% पेमेंट कब होगी, अक्टूबर के अंदर। सवाल हो गया, आ जाए जरा। हाँ जी, कौन सा मेथड से करना है, लेजर से? दोनों, और यार तरीकाकार दोनों आने चाहिए आपको, ठीक है, दोनों से करते हैं ताकि बेसिकली आपने सीखना है। सवाल तो आप जिस तरह से मर्जी कर ले, देखिए ना, आपने ये जो डेटर का है अगर आप दूसरे तरीके से करते हो तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा और दिमाग खराब होने के चांसेस भी हैं। लेकिन अगर आप इससे ब्रॉडन कैडन से करेंगे तो बहुत फटाफट हो जाएगा। तो इसलिए आपने अपनी स्किल्स बढ़ानी है। अब आ जाए, क्योंकि ये सवाल पेपर में थोड़ी आता होता है, पेपर में आप हर एडजस्टमेंट से अपनी स्किल सीखें कि आपने ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है। चले जी, करें बिस्मिल्लाह। पहले आप सबकी कॉस्ट ऑफ सेल तो यहां पर ही फाइंड, सीपीएस अप्लाई सब पर करें और फाइंड कर लें। इसका कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया, 30% ऑन सेल है, अब कॉस्ट है ना, तो सेल आपकी होगी 130। अच्छा, जिसको सीपीएस नहीं आता ना वो फिर सीख लेगा सीपीएस भी बाद में, कभी कोई लेक्चर में आपको बता दूंगा, बता देता हूं। वो पीआरसी कर क्या है? हाँ, जिसकी अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट होती है ना उसको इशू आ सकता है, या पहले जिसने नहीं पढ़ा होता उसको भी थोड़ा सा इशू आ सकता है। अच्छा, करना क्या होता है, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो तो कॉस्ट को 100 रखते हैं और प्रॉफिट ऑन सेल हो तो सेल को 100। जितनी प्रॉफिट परसेंटेज है वो प्रॉफिट के नीचे, और फिर इस इक्वेशन को कर लिया पूरा। फिर आपने देखना ये होता है कि आपको ये वैल्यू गिवन है 4600 जो कि सेल है, तो आप 4600 को सीपीएस में से सेल पे डिवाइड करते जाओगे और कॉस्ट से, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आती जाएगी। तो आपने हर वैल्यू को इस तरह से करना है। तो 4600,000 की कॉस्ट ऑफ सेल बताएं कितनी आ रही है। आप ना 3 0 निकाल के बता दें ताकि डायरेक्ट बताए। 4600 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना, 3538। मैं नीचे कॉस्ट ऑफ सेल लिख रहा हूं। 5000 का 3846 और 4200 का 3231 और 5800 का 4462 और 6000 का 4615। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई हर महीने की, यानी हर महीने की कॉस्ट ऑफ सेल जो हमारी इनकम होती है वो ये आ गई। अगर हम परचेजेस फाइंड करना चाहें तो परचेजेस के लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा। मैं लेजर के तरीके से पहले जा रहा हूं। स्टॉक का लेजर बनाएं। स्टॉक का लेजर जिसको नहीं पता, परचेज ब्रॉड ऑन, परचेज कैरिड ऑन,
कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आपने फाइंड करनी है, और ये परचेजेस मैं कौन सी फाइंड कर रहा हूं भला, उस क्वार्टर के अंदर जो परचेजेस हुई हैं, 3 महीनों की परचेजेस टोटल फाइंड कर रहे हैं। जो 3 महीनों के अंदर परचेजेस हुई हैं, ये वो परचेज आपके पास आएंगी। स्टॉक का ब्रो डाउन कैसे करते हो? जो आपके पास 90% कॉस्ट ऑफ सेल है ना, उसका 25% अगले महीने की सेल्स आपने ब्रो डाउन देखना है। अब मुझे बताएं कि आपने सितंबर के अंदर कितना क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा? किस से कॉस्ट ऑफ सेल का 25% लोगे? सितंबर के अंदर आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा ना 25%, किस वैल्यू का? अक्टूबर का या सितंबर का? अक्टूबर का। अगली बात, उसकी परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल की लोगे या सेल की लोगे? कॉस्ट ऑफ सेल की। सेल की भूल के भी ना लेना, वो कहेगा सेल ही, लेकिन आपने कौन सी परसेंटेज लेनी है? कॉस्ट ऑफ सेल की, क्योंकि आपने इतने की सेल करने के लिए इतना स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अब आपने वो कितनी कॉस्ट ऑफ सेल बन रही है? 38, तो आपके पास 3846 मल्टीप्लाइड बाय 90% मल्टीप्लाइड बाय 25%। 90% क्यों किया? क्योंकि जो 10% है वो तो है ही अलग ना, वो तो जितना बनेगा वो हर महीने की परचेज, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी वही है और उसकी परचेज भी वही है। तो कितना आंसर आ गया? 80865 हो जाएगा। अच्छा चले ऐसा कर देते हैं, 865 आ गया। अगली बात, और मैंने एक और तरीका भी बताया था कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना पिछले महीने का, वो उस महीने का ओपनिंग भी होता है, तो इसलिए हमने इसी का ओपनिंग फाइंड करना था। अब आपको जनवरी का जो स्टॉक है वो किस टाइम आपने 25% मेंटेन करना है दिसंबर के एंड पे, तो 4615 मल्टीप्लाइड बाय 90% मल्टीप्लाइड बाय 25%, ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 865, और ये कितना आ गया? 1038। अब यहां पर एसपीएल की आइटम कैसे लेते होते हैं? इन तीनों को प्लस कर ले, अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर मल्टीप्लाइड बाय 90%। अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर मल्टीप्लाइड बाय 90%, कितना आ गया? 10385। 90% भी किया है, तो तीनों महीनों की सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ सेल प्लस की, उसका 90% ले लिया। अब क्लोज किया तो आपके पास ये 3 महीनों की परचेजेस आ जाएगी 90% स्टॉक की। कितनी आ जाएगी? 90% स्टॉक की। कितनी आ रही हैं? 10558। ये 3 में, इसमें भी 10% परचेज लानी है। ये है 90% परचेजेस सारी हमारी। अब आप ऐसा कर लो कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आएगी थी 3 महीनों की, वैसे 90% के अलावा 10385 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही आएगी। अब वैसे ही बता दें, वो जो आपने 90% से 3 महीनों की सेल को कॉस्ट ऑफ सेल को प्लस करो ना, 3846 32 31 4462, कितना? 11539 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये आ जाएगा 1154। तो हमारी परचेजेस होगी टोटल 1154। ये हमारी परचेजेस आ गई टोटल उन 3 महीनों। क्लियर होगी बात? ये पेमेंट नहीं है, ये परचेजेस है। पेमेंट फाइंड करने के लिए आपको कौन सा लेजर जरूरत पड़ेगी? क्रेडिटर का। क्रेडिटर का लेजर बनाना आता है? बनाए जरा क्रेडिटर का लेजर। ब्रॉडाउन
परचेजेस आपकी फाइंड होगी, मुझे प्लस करके आंसर बता दो इसका। 11712 ये जो अभी हमने स्टॉक के लेजर से परचेज फाइंड की। कैश पेड टू सप्लायर हमारा आ जाएगा। अब आए जनाब, उसने हमें परचेज बता दी, सितंबर की परचेज बता दी। इस सितंबर की परचेजेस में क्या आपने सारे पैसे सितंबर में पे कर दिए थे? नहीं, 40% पे कर दिए थे, 60% स्टिल टू पेएबल है, और वो अक्टूबर का ब्रोडन हो गया। 3200 की परचेजेस, 3200 की परचेजेस आपने की सितंबर के अंदर, इसके 40% तो पैसे पे हो गए, इसका मतलब है वो तो क्रेडिटर ना रहे। तो क्रेडिटर कितने हुए इसका? 60%। तो आपका 3200 का 60% 1920। इसका कैरी डाउन ट्रिकी है। पहले हमें परचेजेस का पता होना चाहिए, कौन से साल की परचेजेस, कौन से महीने की, दिसंबर की या जनवरी की? जनवरी के पैसे तो जनवरी में पे होंगे और बाद में फरवरी में पे होंगे। दिसंबर की परचेजेस का पहले पता होगा, उस एक महीने की परचेज, उसका 40% दिसंबर में पे हो जाएगा, 60% अभी पेएबल होगा। और उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा इस फॉर्मेट का नुकसान उठाना पड़ेगा कि हमें एक वो वर्किंग करनी पड़ेगी दिसंबर के महीने के लिए स्पेशली। और वो परचेज कैसे फाइंड होगी? हमें उसका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए होगी। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और मुझे बताएं, अगर आप थोड़े से रैशनल जजमेंट रखते हो, 25% हम स्टॉक रखते होते हैं। कितना स्टॉक रखते होते हैं? दिसंबर का अगर मैं 25% लूंगा तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग आएगा, क्योंकि आपको पता है ना, इसका 25% स्टॉक इस टाइम पर हम रखते हैं, और इसका स्टॉक, इसका तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया हुआ है हमने। मैं बता देता हूं क्योंकि टाइम हो गया, फिर बाद में मजीद इसको डिस्कस अगर करना पड़ा तो कर लेंगे। बेसिकली आपने करना क्या है, दिसंबर के महीने का आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, उसके महीने की क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल, और उसके महीने की क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। और वो 90% वाला सारा कुछ कंसीडर करके बिल्कुल ऐसे ही एक महीने की परचेज फाइंड करनी है जैसे आप लोगों ने टोटल परचेज फाइंड की है, और उसका 60% लेकर आपने यहां पर लिख देना है, जो कि आपका कैरी डाउन आ जाएगा, और यहां पर फिर आपके 3 महीनों की पेमेंट आ जाएगी। ठीक है। और मेरे ख्याल में आगे सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस 50 मिलियन में से ये 8 और 2 माइनस कर देंगे, और उसके फिर किस पे, ये पर एनम है ना, तो 4 पे डिवाइड कर देंगे या 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी सवाल हमारा सेम। बात क्लियर हो गई? इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको आई कैप की किताब से भी मिल जाएगा। आई कैप की किताब डाउनलोड कर ले, उसके अंदर इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब इस सोल्यूशन को जाकर वहां से वेरीफाई एक दफा कर लेना, और कल का सवाल, बल्कि कल के 2 सवाल होने चाहिए क्योंकि आपको छुट्टी है। चलो एक ये दोबारा कर लेना, और एक सवाल और छोटा सा कर लेना, कैश बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये भी कैश बजट वाला सवाल ही है, पूरे साल का इकट्ठा सवाल है, मंथली बेसिस वाला नहीं है। तो ये आपने सवाल करना, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, और ये कैश बजट का ना आखिरी अच्छा सवाल है बस। ये 23 और 25 से ज्यादा होनहार सवाल नहीं हो सकते। ठीक है, जान मार के आनी है, सिर्फ लिख कर नहीं आना। तो मैंने चेक भी करना है मंडे को इंशाल्लाह, और ये सवाल डिस्कस भी करूंगा। तू सोया हुआ था, भेज दूं।